नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का साइंस का जो 5 चैप्टर है जंतुओं में जनन, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को जो सो आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। आप देखिए अध्याय को समझ जाइएगा कि इसके अध्याय के मेन टॉपिक क्या है, इस चैप्टर के मेन टॉपिक क्या है, तो आपको इसके प्रश्न उत्तर जो सो बनाने में कोई भी तरह का परेशानी नहीं होने वाला है। तो अध्याय को पहले देखिए, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका प्रश्न उत्तर का, क्वेश्चन आंसर का, तो आप वहाँ से फिर क्वेश्चन आंसर देखिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए और वहाँ से जो सो हमारे चैनल पर जुड़ के जो सो नई वीडियो का अपडेट वहाँ से तुरंत पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है वह कैसे जो सो जनन करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, और जनन करने से हमें क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, ये सब जो सो जान के जो सो हमें कुछ इसका नॉलेज लेना है। और ये सब नॉलेज जो सो में इसका प्रश्न बनेगा वो उसी को जो सो लिखना है उसमें, ठीक है। तो चलिए देखिए कहा जाता है सभी जीव समय के साथ बड़े होते हैं। देखिए पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वह समय के साथ क्या होता है, बड़ा होता है, अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि मृत्यु के बावजूद इस पृथ्वी पर सभी जीव की प्रजाति किस प्रकार मौजूद है। देखिए समझिए हमारी बातों को। मान लीजिए कि देखिए कोई इंसान है, यानी कि कोई इंसान है वह जो सो मतलब जन्म लिया पृथ्वी पर, और वह जो सो कुछ समय के बाद जो है सो जनन किया, जनन के बाद उसके पुत्र हुआ, फिर जो सो उसका मृत्यु हो जाता है, फिर उसका पुत्र का मृत्यु हो जाता है, फिर उसके पुत्र आता है, फिर उसका पुत्र आता है। इस प्रकार से क्या होता है, उसका पीढ़ी चलते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या ऐसा होता है जो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति है वह तो मृत्यु उनका होते रहता है, जैसे जैसे उनका उम्र होते रहता है वैसे वैसे उनका मृत्यु होते रहता है। लेकिन उनका आगे का भी जो सो संतान बोल सकते हैं, या जो उनका वारिस होता है या उनका पीढ़ी होता है वह आगे चलते जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है। तो जनन इसमें जो सो अति आवश्यक होता है। अगर जनन नहीं करें तो पृथ्वी पर जितने भी, अगर पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे क्या, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं लगभग जीव जो सो सभी जीव जो सो जनन करते हैं। अगर जनन नहीं करेंगे तो उनका जो है सो पृथ्वी से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जनन बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। आप देखते हैं आगे। हाँ देखिए फिर आगे कहा जा रहा है, पहले आपको मैं एक एक टॉपिक करके समझाते जाता हूँ, और एक एक टॉपिक को आप जो सो ध्यान में रखते जाइएगा, तब आपको परीक्षा में जो सो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं हमारी बातों को, तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए फिर कहा जाता है हाँ जनन की प्रक्रिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए जो जनन प्रक्रिया होती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आगे देखिए, जिस प्रकार पाचन, परिसंचरण, श्वसन एवं वृद्धि आदि प्रक्रिया प्रत्येक जीव के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक ऐसा जीव का पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण बनाए रखना सुनिश्चित करता है। कहने का अर्थ ये है कि देखिए जैसे कि मनुष्य है या किसी भी पृथ्वी पर जीव है, मनुष्य है या कोई भी जीव है, तो क्या करता है, जैसे सिर्फ जनन तो ही नहीं करता है, पाचन करता है, परिसंचरण करता है, श्वसन लेता है, तो ये सब तो वो जीवित रहने के लिए करता ही करता है। लेकिन अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, जनन की प्रक्रिया करता है। और जनन की प्रक्रिया करता है जिसके कारण से, यानी कि वह मर भी जाए, उसका अगर मृत्यु भी हो जाए तो उसका जो है सो जाति पृथ्वी पर रह जाए। एक तरह से समझने वाली बात यही है, और यही जनन का मेन टॉपिक है। कि आप समझिए, हम आपको अपनी रफ भाषा में समझा रहे हैं, तो यही समझिएगा कि अगर जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर हम मर भी जाएं तो हमारा जो सो पीढ़ी, हमारा जाति पृथ्वी पर रह जाए, उसी को हम जनन करते हैं, ठीक है, यह समझिएगा। लेकिन आपको लिखा हुआ जो सो आपको मैं दिखाऊंगा आगे, तो वो जो सो आपका डिफिनेशन होगा, ये डिफिनेशन नहीं था, रफ भाषा है ये। अब फिर आगे समझिए, देखिए आगे क्या कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर आप सोच सकते हैं मन में कि अगर कोई भी जीव, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, अगर वह जनन की प्रक्रिया नहीं करेंगे, प्रजनन की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो क्या होगा।
तो उन जीवों का जो है सो पृथ्वी से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपने पिछले कक्षा में पौधे में जनन के विषय में पढ़ा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। देखिए पिछले कक्षा में 7th क्लास में आपने जो है सो क्या पौधे में किस प्रकार जनन होता है ये आपने जो है सो पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा है। और अब जो है सो इस कक्षा में जो है सो आपको मैं जो है सो बताने वाला हूँ कि जंतु किस प्रकार जनन करता है। जो मनुष्य होते हैं और सारे जीव जंतु जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब किस प्रकार से जनन करते हैं, मेढक, तो इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है जनन की विधि, कि जनन की विधि, क्या सभी जंतु में जनन की प्रक्रिया समान होती है? कि जितने भी जंतु हैं पृथ्वी पर, जीव हैं, उनमें जो है सो जनन की प्रक्रिया समान होती है? नहीं, बहुत ऐसे जीव जो होते हैं वह अंडा देने वाले होते हैं, बहुत ऐसे जीव जो होते हैं जो डायरेक्ट शिशु पैदा करते हैं, बच्चा को पैदा करते हैं। तो सभी में जो है सो जनन की प्रक्रिया समान नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है नीचे के सारणी में जानवरों के नाम के सामने उपयुक्त बॉक्स के सही चिन्ह लगाइए। कि जितने भी जीव दिए हुए हैं वह क्या है, कुछ जीव जो है सो क्या होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं, और कुछ जीव जो है सो क्या होते हैं, बच्चा डाइट यानी कि शिशु पैदा करने वाले होते हैं। तो देखिए कौन क्या है ये समझिए। देखिए मनुष्य क्या है, अंडा देने वाला है? नहीं। मनुष्य क्या है, डाइट बच्चा देने वाला। मनुष्य जो है सो अंडा देने वाला जीव नहीं है, ठीक है, ये आप समझिए। तितली क्या है, अंडा देने वाला जीव है। बिल्ली क्या है, बिल्ली जो है डायरेक्ट बच्चा देने वाला है। कुत्ता क्या है, कुत्ता भी वही है, डायरेक्ट बच्चा देने। मुर्गी क्या है, ये अंडा देती है, यानी कि मुर्गी में जो है सो क्या होगा, अंडा देने वाले में से टिक होगा। मेढक भी अंडा देती है, मछली भी अंडा देती है, छिपकली भी अंडा देती है। तो इस प्रकार आप सारणी को समझते जाइएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए अब आगे देखिए यहाँ जो सो 2 भागों में बांट दिया जाता है कि अंडा देने वाला जीव को कुछ अलग नाम यहाँ दिया जा रहा है, वो तो रफ लैंग्वेज में था, और लेकिन ये जो सो पूरा तरह से किताबी भाषा में है कि अंडा देने वाले जीव को क्या कहते हैं, और जो सीधे बच्चा पैदा करते हैं यानी कि शिशु देने वाले जीव को क्या कहते हैं। देखिए समझिए। जरायुग्म एवं अंड प्रजनक। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा कि कुछ जीव अंडा देते हैं तथा कुछ जीव बच्चे देते हैं। आपने देखा जो क्रियाकलाप है कि मनुष्य बच्चा देता है, कुत्ता बिल्ली बच्चे देते हैं आगे, लेकिन जो सो मेंढक हो गया और छिपकली और मुर्गी, ये सब जो सो क्या है, ये सब जो सो अंडा देने वाले जीव हैं। तो शिशु को जन्म देने वाला उन्हें जरायुग्म कहते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, उसे हम जरायुग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, आपको ध्यान रखना है, जरायुग्म कहेंगे, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं। तथा वे जंतु जो सीधे शिशु को ना जन्म देकर अंडे को देते हैं उसे अंड प्रजनक कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, अंड प्रजनक में जैसे आ जाएगा आपका मुर्गी आ जाएगा, छिपकली आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, ये सब जो है सो क्या है, ये सब जो है सो अंड प्रजनक है। तो अंड प्रजनक और ये जरायुग्म के सारणी को आप फिल कर सकते हैं, जो नीचे आपको उदाहरण दिया हुआ था, जो ये उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण से आप जो सो यहाँ से आप देख के भर सकते हैं कि कौन क्या है और कौन नहीं है, ठीक है। इसमें इस डिब्बे में भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, क्या सभी जीव एक ही प्रकार के प्रजनन करते हैं? कि जितने भी जीव जो होते हैं वह एक ही प्रकार के प्रजनन करते हैं, यानी कि उनका जो क्रिया जो होता है प्रजनन करने का, जनन करने का, वह जो समान होता है, एक तरह सा होता है? तो नहीं, इस तरह का नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए उनमें विभिन्नताएं होती है। आप जानते हैं कि पौधे में जनन की 2 विधि होती है। जो पौधा जो होता है, किसी भी पौधा में 2 प्रकार की जनन होती है। आइए जंतु में जनन की विधि के बारे में समझें कि जंतु जो होता है उसमें किस प्रकार का जनन होता है। लेकिन आप जो सो पौधे के बारे में जो सो कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, तो उसमें 2 प्रकार का होता है। लेकिन जंतु के बारे में जो सो किस प्रकार जनन होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, ये हमें अब भी पढ़ना है। तो देखिए जीवों में जनन की विधि, देखिए जीव में जनन की विधि देखते हैं। पहला अलैंगिक जनन, पहला क्या है, अलैंगिक जनन, और आगे देखेंगे दूसरा फिर क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, ऐसा कुछ होगा। तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है ये समझिए। देखिए क्या आप जानते हैं अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा एवं सूक्ष्म जंतु अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? आइए इसका पता लगाएं कि जो सबसे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यानी कि ये जो सो अलैंगिक जनन का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, जो पूरा सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, ये सब जो है सो क्या होते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। जैसे मुकुलन,
तो आप समझिए, आप हाइड्रा में जो सो फर्स्ट टॉपिक है मुकुलन। आप देखिए एक क्रियाकलाप को समझिए, उसके बाद जो सो आपको एक एक्सपेरिमेंट वीडियो आपको मिलेगा, 3D वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आप जो सो हाइड्रा किस प्रकार जनन करता है, किस प्रकार नहीं करता है, ये आपको वहाँ पूरा साफ तरीका से बताया जाएगा और वहाँ आप समझते भी जाइएगा। लेकिन पहले क्रियाकलाप को समझ लेते हैं। देखिए क्रियाकलाप एक, देखिए हाइड्रा के अस्थायी स्टाइल लीजिए, ठीक है। ये जो सो हाइड्रा पूरा सूक्ष्म जीव होता है और इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है, ठीक है। और हाइड्रा के शरीर में उभरी हुई संरचना, जो हाइड्रा के शरीर में ये उभरी हुई संरचना है, जो ये उभरी हुई संरचना है, ये उभरी हुई, अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ कि ये सब उभरी हुई संरचना है। या हाइड्रा में उभरी हुई संरचना गिनती उभरी हुई संरचना का साइज भी ज्ञात कर लीजिए। और यही जो है सो आगे जाकर एक अलग हाइड्रा बन जाता है, अलग जीव बन जाता है, ठीक है। अब समझिए, आप प्रत्येक हाइड्रा में जो एक से अधिक उभरा देख रहे हैं, ये उभरा मुकुलन है। यानी कि जो आप उभरा हुआ चीज़ देख रहे हैं हाइड्रा में, ये जो आपको दिख रहा है यही मुकुलन है। और आगे जाके यही जो सो एक नया जो सो जीव उत्पन्न कर लेता है, यानी कि अपने पीढ़ी को या बढ़ा लेता है। क्या नया उत्पन्न करता है? हाइड्रा जो सो एक दूसरा हाइड्रा बन जाता है। तो आप पहले इसका जो सो 3D वीडियो देखिए, आपको वहाँ और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 3D वीडियो। मुकुलन की एक विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक छोटा सा मुकुल जनक के शरीर पर उगकर नए जीव में विकसित होता है। आओ सीखें कि किस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन होता है, जो कि एक साधारण बहुकोशिकीय जीव है जो सदैव ताजे पानी में रहता है। पुनर्कोशिका विभाजन द्वारा हाइड्रा के शरीर के एक ओर उभार या उपवृद्धि बन जाती है, जिसे मुकुल कहते हैं। इसके बाद मुकुल के अंत में एक और ऊर्ध्व की वृद्धि होती है। अंत में जनक हाइड्रा से नया जीव स्वयं को विभाजित कर लेता है। यहाँ तक कि हाइड्रा के टूटे हुए छोटे, देखिए आपने 3D वीडियो देख लिया। इसके बाद देखिए फिर आगे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इस मुकुलन का आकार बढ़ता जाता है। आपने जो सो 3D वीडियो में देखा कि जो सो जिस प्रकार मुकुलन जो होता है हाइड्रा से जो लगा होता है, वह धीरे धीरे जो सो उसका आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसका आकार बढ़ते जाता है और जल्द ही मुकुलन से मुक्त हो जाता है। और वह जो सो आकार बढ़ते बढ़ते मुकुलन होता है, वह जो सो हाइड्रा से अलग हो जाता है, एक सिरा अलग हो जाता है। पर कुछ प्रावधान जैसे संरचनाएं निकल जाती है और कुछ वह अलग होकर जो सो एक नया जीव जो सो हाइड्रा बना लेता है। जैसी संरचना निकलती है और अंत में मुकुलन एक नए हाइड्रा के रूप में क्या होता है, एक नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। और इस प्रकार अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है। और इस प्रकार जो सो अलैंगिक जनन जो होता है यह मुकुलन कहलाता है। मुकुलन का अर्थ यह हो रहा है कि जो सो शरीर से उसका एक भाग, यानी कि देखिए ऐसा होता है ना, देखिए हाइड्रा में ऐसा चीज़ होता है कि आप समझ सकते हैं जैसे मेरे बातों से, जैसे कि हाइड्रा है, ठीक है, कोई चीज़ है, उसके शरीर में किसी प्रकार का चीज़ उभर जाता है, यानी कि उसका शरीर का ही पार्ट जो सो उभर जाता है, ठीक है। और वह जो सो पूरा तरह से विकसित होकर उस शरीर से अलग हो जाता है और वह एक नया उसी प्रकार का शरीर बन जाता है। तो वही जो सो हाइड्रा कहलाता है, मुकुलन वही कहलाता है। आप इस तरह से समझिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए फिर आगे कहा जा रहा है इस प्रकार का जनन अमीबा में भी पाया जाता है। आइए जाने कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। देखिए अब अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है ये अब हम समझते हैं। देखिए अमीबा में जो सो विखंडन के द्वारा होता है। पहला मुकुलन देखें, उसके बाद यहाँ द्विखंडन देखिए। अमीबा की संरचना के बारे में आप जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक
कि दो भाग हो जाता है। यह भी आपको 3D वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन जो सो आप मेरे बात को पहले समझिए कि अमीबा जो है सो जनन के समय जो अपने आपको यानी कि वृद्धि करता है, जनन करता है, उसमें वह 2 भागों में हो जाता है और यह एकल कोशिका जीव है और 2 भागों में हो जाता है, जिसके कारण से इसके केंद्रक भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक केंद्रक जिससे अलग होता है उसमें हो जाता है और एक जो अलग होता है उसमें चला जाता है, ठीक है। तो 2 भागों में बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक होता है और परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं और एक जनक से 2 अमीबा बन जाता है, यानी एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार इस प्रकार का आलैंगिक जनन कहलाता है। और इस प्रकार का जनन जो है सो क्या कहलाता है? आलैंगिक जनन। यानी कि इसमें जो है सो किसी न प्रकार का क्या बोल सकते हैं ना, स्पर्म का यूज हुआ ना, एक्स का यूज हुआ और इस प्रकार से जो है सो जनन का प्रक्रिया हो गया। तो ये जो है सो 2 प्रकार का जनन है, जिसे देखिए 2 प्रकार का यहाँ आप समझिए। यहाँ आलैंगिक जनन जो सो 2 प्रकार का होता है, एक मुकुलन और दूसरा विखंडन, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, एक मुकुलन और दूसरा विखंडन। तो इस प्रकार से जो जनन हो जाता है इसे जो सो आलैंगिक जनन कहते हैं, जो अमीबा में होता है। तो अमीबा का जो सो आप 3D वीडियो देखिए ध्यान से। इसके विपरीत अलैंगिक प्रजनन केवल एक ही जनक कोशिका के साथ भी हो सकता है और इसमें निषेचन की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती। देखिए 3D वीडियो आपने देख लिया। उसके बाद जो सो आपको कुछ प्रश्न यहाँ पूछ लिया जाता है, तो प्रश्न को आप बताइए। देखिए कहा जा रहा है सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है। देखिए कहने का अर्थ ये है कि देखिए मनुष्य है तो मनुष्य जनन करता है। अगर मनुष्य जनन की प्रक्रिया नहीं करे तो उसका पूरा जो है सो पृथ्वी पर उसका जो क्या होगा, उसका जो पीढ़ी है यानी कि वह मनुष्य जाति है वह पूरा पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। किसी भी जाति का बात करें आप, पृथ्वी पर जितने भी जीव अगर जनन की प्रक्रिया नहीं करेगा तो वह समाप्त हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम जनन कहेंगे, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जनक युग्म है। जनक युग्म का अर्थ क्या होता है समझिए। जनक युग्म का अर्थ क्या होता है? जो डायरेक्ट जो सो बच्चा देने वाला, जो शिशु पैदा करने वाला जो होता है उसे हम जनक युग कहते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट बच्चा ना देकर अंडा देता है उसे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे शायद अंडवाहिनी कहते थे, इस प्रकार से कुछ कहते थे। ये अभी आपको बता देते हैं। देखिए उसे क्या कहते थे? उसे कहते कि अंड प्रजनक कहते थे, ठीक है। और जो डायरेक्ट शिशु पैदा करता है उसे हम जो सो क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? यूज करते हैं। तो मनुष्य ही ऐसा जीव है जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, और मनुष्य है, गाय है और कुत्ता बिल्ली ये सब है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या कोई अन्य प्रकार का जनन भी है जिसमें मात्र एक जीव जनन के लिए पर्याप्त नहीं होता। आइए इसे समझने का प्रयास करें। देखिए समझने का प्रयास करें, इसका अर्थ क्या होता है कि यानी कि कहा जा रहा है क्या किसी और प्रकार का ऐसा जो सो जनन का प्रक्रिया है जिसमें एक ही जीव के द्वारा हो सकता है। यानी कि नर है तो नर के द्वारा ही हो सकता है, मादा नहीं है तो ऐसा हो सकता है क्या, ये हमें समझना है। तो देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है लैंगिक जनन, ठीक है। तो पिछले कक्षा में आपने पौधे में नर और मादा जनन तंत्र के द्वारा लैंगिक जनन के बारे में जाना है। आइए अब जंतुओं में जनन के बारे में जानते हैं कि जंतु में जनन किस प्रकार होता है, ये आप समझिए, ठीक है। जंतु में भी नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं जिसमें युग्मक बनाते हैं और नर और मादा मिलकर युग्मक बनाते हैं और ये युग्मक विकसित होकर एक नया जीव का यानी कि एक नए जीव का उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ ये समझिए कि देखिए जब भी अगर कहीं भी शिशु का बात आएगा कि बच्चे पैदा करने का, तो यहाँ 2 चीज़ का आवश्यकता होता है, एक नर और एक मादा का। और नर और मादा से जाकर जो है सो एक क्या होता है, बच्चा पैदा हो सकता है। अब आगे देखिए, अब आगे समझिए। देखिए कहा जा रहा है जीव बनाते हैं इस प्रकार के जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का संकलन होता है लैंगिक जनन करते हैं। कहने का अर्थ ये समझिए कि जहाँ नर और मादा जो है सो
दोनों रिलेशनशिप करते हैं वही जो सो उसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि दोनों के रिलेशनशिप में जो कार्य होता है उसे ही हम जो सो लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मानव के जनन प्रक्रिया, कि मानव में जो सो किस प्रकार जनन प्रक्रिया होता है ये आप समझिए। ठीक है, कि मानव में किस प्रकार जनन प्रक्रिया होता है। अब आगे देखिए, आइए अब मनुष्य के जनन अंग तथा उसके जनन प्रक्रम को समझते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार जनन अंग है और जनन प्रक्रिया उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हमें समझना है। तो देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, और एक एक टॉपिक को समझाते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। देखिए, पौधे की तरह मानव में भी पुरुष तथा स्त्री में अलग अलग जनन अंग होते हैं। देखिए, पौधे जिस प्रकार होते हैं उस प्रकार में जो सो मनुष्य में भी जो सो दो अलग अलग जनन तंत्र होते हैं, एक नर और एक मादा। ठीक है, और यही जनन अंग के द्वारा जो सो हम जनन करते हैं और आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये जो सो नर मादा अंग है। ठीक है, समझिए, ये नर, देखिए मानव में नर जनन अंग है। ठीक है, जो पुरुष में होता है ये है। तो देखिए, किसका क्या नाम है ये आप समझिए। देखिए, ये है शुक्राणु नलिका, उसके बाद ये है विरसन और ये है शीर्षण है। ठीक है, अब ये सब याद रखिएगा, क्योंकि डायग्राम जो चित्र जो दिया हुआ है आपको, ये जो सो चित्र में जो सो कहीं भी जो सो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार पूछ लिया जाता है। डायग्राम दे दिया जाएगा और ये क्या है क्या नहीं है आपको इसमें जो सो प्लॉटिंग करना होगा, निरूपित करना होगा, कहाँ क्या करना ये आप समझते जाइएगा। तो ये डायग्राम को आप याद रखिएगा। फिर आगे कहा जाता है नर जनन अंग में एक जोड़ा विरसन होता है। देखिए, एक जोड़ा विरसन, एक जोड़ा जो सो मनुष्य में क्या होता है, 2 होता है, उसे विरसन कहते हैं और वह एक जोड़ा विरसन होता है। और शुक्राणु नलिका तथा एक शीर्षण होता है और एक शुक्राणु की नलिका होता है और उसमें एक शीर्षण जिसे लिंग कहते हैं एक वह होता है। ठीक है, होता है। और विरसन में नर युग्म उत्पन्न होता है और जो विरसन होता है, जो वृषण होता है, उसमें क्या होता है, हमारे उसमें क्या होता है, शुक्राणु निर्माण होता है। ठीक है, और वह शुक्राणु जिसे अष्टपंप कहते हैं और यह शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिका होता है। और जो वह शुक्राणु जो होता है, वह जो अष्टपंप जो होता है वह एकल कोशिका होता है। ठीक है, एकल कोशिका होता है जिसमें एक सिरा एक मध्य भाग और एक पूंछ होता है। और उस शुक्राणु में क्या होता है, एक सिरा होता है और एक पूंछ होता है और एक मध्य भाग होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ सिरा है लिखा हुआ, इस प्रकार शुक्राणु का सिरा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ जो सो उसका मध्य भाग दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पूंछ दिख रहा है कि किस प्रकार एक शुक्राणु का जो सो क्या क्या पार्ट है ये आपको दिख रहा है। और यह जो सो मादा जनन अंग का जो सो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, यहाँ आपको यहाँ दिखाएं। अब विरसन एक साथ लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है और शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। और जो हमारे विरसन जो होते हैं, जो एक जोड़े के रूप में होता है, 2 होता है, उसमें लाखों शुक्राणु एक समय में उत्पन्न होता है। और वही शुक्राणु जो सो क्या होता है, स्तंभ के रूप में जो सो निर्माण होता है और उससे जो सो भ्रूण का निर्माण होता है। अब फिर आगे समझते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है मादा जनन अंग, कि मादा जनन अंग के बारे में अब हमें समझना है। देखिए, नर जनन अंग के बारे में समझ लें। अब यहाँ जो है सो फीमेल के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्शन ओरिजिन के बारे में समझने वाले हैं, उसके जो है सो मादा जनन अंग। ठीक है, देखिए, मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय और अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। देखिए, कौन क्या नहीं है ये आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझते जाइए। ये क्या है, हमारा अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय होता है और ये अंडाशय होता है। ये अंडाशय है, समझते जाइएगा, और ये अंडवाहिनी है। ठीक है, और ये गर्भाशय होता है स्त्री में, नर में। ठीक है, अब समझिए, देखिए, अंडवाहिनी गर्भाशय होता है तथा अंडाशय मादा युग्म उत्पन्न करता है। और जो अंडाशय होता है, इसमें जो सो मादा का क्या होता है, एक तरह का अंडाशय उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं और उसे हम एग्स कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और वह जो सो मादा क्या बोल सकते हैं, मादा के अंडाशय में होता है और वह अंडाणु उत्पन्न होता है। स्त्री में प्रतिमाह 2 अंडाशय में से किसी में से एक अंडाशय से किसी एक विकसित अंडाणु
निकलकर गर्भाशय में पहुंचकर संयुक्त अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। और मनुष्य में जो है सो दो अंडवाहिनी होता है, जिससे जो है सो दो अंडाशय होता है, और दोनों अंडाशय से जो है सो एक अंडाणु बनता है, और वह अंडाणु जो है सो गर्भाशय में पहुंच जाता है। हाँ, इस अध्याय में जो है सो यानी कि 8 क्लास में जो सो हमें यहीं तक समझना है। फिर आगे 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में वहाँ और जो सो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। अब देखिए, मनुष्य जो है यानी कि जो मनुष्य है, नर है, उसमें जो सो क्या होता है, अंडाणु पाया जाता है, तो उसमें केंद्रक होता है। तो उसका जो है सो क्या साइज होता है, क्या नहीं होता है, ये भी आपको समझाते हैं। तो देखिए, अब कहा जा रहा है विभिन्न जंतुओं के अंडे का आकार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन मनुष्य के अंडे का अगर व्यास देखा जाए, डायमीटर देखा जाए, तो 1 मिलीमीटर होता है, और अगर त्रिज्या देखा जाए तो 0.5 मिलीमीटर होगा। ठीक है। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ा होता है, ये आपको पहले भी पता है और अभी भी आपको बता दें। फिर आगे देखिए, क्या आपके शरीर की कोई बनावट या लक्षण आपके माता पिता से मिलता है या नहीं। जैसे कि आपका शरीर है, तो आपके शरीर के कुछ ना कुछ लक्षण, आपका गुण हो गया, या कुछ जैसे कि आपका कद काठी जो सो छोटा है, तो आपका माता पिता का भी कद काठी छोटा ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके माता पिता छोटे हैं तो आप भी छोटे होंगे, नाटे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे लक्षण देखने को मिलता है। आप काले हैं तो आपके माता पिता भी काले होंगे तो ही आप काले हैं, ऐसे जो सो लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें से एक लक्षण है कि अगर आपकी माँ की बाल घुंघरेला है तो आपकी भी बाल घुंघरेला ही होगा, ऐसा लक्षण मिलता है, आप इमेज में देख सकते हैं। अब फिर आगे समझते हैं। देखिए, आपके कई लक्षण अपने माँ और पिताजी जैसे। इसे समझने के लिए निषेचन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक होता है कि निषेचन आखिर है क्या। यानी कि देखिए, जैसे आपके लक्षण कुछ मिलते हैं आपके माता पिता के जैसा, तो क्यों मिलता है, तो ये समझने के लिए क्यों मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें निषेचन क्या होता है ये हमें समझना होगा। तो देखिए, निषेचन क्या होता है सो समझिए। जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है। यानी कि जो जनन में किसी प्रकार का जीव का जो जनन होता है, उसमें सबसे पहले जो प्रक्रम होता है ना, उसे ही हम निषेचन कहते हैं। ठीक है। तो समझिए, देखिए, इसमें स्त्री माँ का अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु संयोग होता है, और अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। देखिए समझिए, यहाँ स्त्री का अंडाणु है और यहाँ पुरुष का शुक्राणु है, और ये दोनों से मिलकर एक जो है सो युग्मक बन रहा है, और यही युग्मक से जो है सो क्या हो रहा है, एक बच्चे का निर्माण हो रहा है और एक जीव का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, इसी कारण से जो बच्चे का लक्षण जो है सो कुछ गुण जो है सो अपने माता पिता से मिलता है। क्यों मिलता है, देखिए, क्योंकि ये माँ के जो है सो अंडाणु से मिलकर बना होता है और पिता के शुक्राणु से मिलकर बना होता है, और पूरा शरीर जो है सो इसका माता पिता के ही जो है सो कुछ ना कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसके कारण से उनके लक्षण जो है सो उनके गुण कुछ में उसमें आ जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि क्यों माता पिता के लक्षण उसके पुत्र या पुत्री से मिलता है। तो देखिए आगे क्या होता है युग्मज। देखिए, क्या होता है युग्मज। निषेचन के फलस्वरूप युग्मज का निर्माण होता है, और यह युग्मज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। आपने देखा कि जीव के निर्माण में अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन होता है, जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण माँ और उसके पिता से वंशानुगत प्राप्त होते रहता है। कहने का अर्थ ये बनता है क्योंकि उसके माता पिता इस प्रकार मतलब सेक्सुअल करते हैं, और उनके ही जो सो अंडाणु और शुक्राणु से ही बच्चे मिलकर बनते हैं, जिसके कारण से उनके कुछ नेचर, कुछ गुण जो सो बच्चे में भी जो सो उस जीव में आ जाता है। यही कहने का अर्थ है। फिर आगे देखिए, निषेचन का प्रकार। निषेचन 2 प्रकार का होता है। अगर अब निषेचन देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, एक इंटरनल निषेचन होता है, और एक जो है सो
बाह्य निषेचन होता है, यानी कि एक आंतरिक निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन क्या है और बाह्य निषेचन क्या है, ये आप समझिए पहले। तो पहले आंतरिक निषेचन का समझिए। वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे गाय, मनुष्य, कुत्ता, ये सब जो है सो आंतरिक निषेचन के उदाहरण है। समझिए आंतरिक निषेचन का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि बहुत ऐसे जीव जो है ना सो अपने गर्भ में ही जो सो क्या करते हैं, बच्चे को पालते हैं, या यानी कि उसके शरीर के एक तरह से समझिए पालते हैं, ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि वह जो सो उनके शरीर के अंदर ही जो सो निषेचन होता है, जो उसके संबंध होते हैं, जो उसके अन्य प्रकार के और कार्य जो होते हैं उनके शरीर के अंदर ही होता है। परंतु कुछ ऐसे जीव हैं लेकिन जो हैं उनके शरीर के बाहर होते हैं, तो उसे हम बाह्य निषेचन कहेंगे, लेकिन इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन में कौन कौन आ जाता है, आंतरिक निषेचन में गाय, मनुष्य और कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो सो आंतरिक निषेचन के कुछ उदाहरण हैं। और भी हैं लेकिन अभी आपको मैं इतना ही उदाहरण देता हूँ। फिर बाह्य निषेचन समझिए। देखिए यह आश्चर्य की बात है कि अनेक जंतु में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर में होता है, और जो बाह्य निषेचन होता है ना उसमें जो आंतरिक निषेचन जो होता है उसमें मनुष्य के जो मादा जो होता है उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर निषेचन होता है। ठीक है। अब बाह्य निषेचन समझिए कि इसमें जो है सो क्या होता है, शरीर के अंदर ना होकर शरीर के बाहर, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलग्न जंतु के शरीर के बाहर, जैसे कि जल कहीं और जगह पर होना, वह जो सो बाहरी निषेचन कहलाता है। बाहरी निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है। आइए इसका पता लगाइए कि यह कैसे होता है। देखिए अब क्रियाकलाप दूसरा समझते हैं, लेकिन क्रियाकलाप दूसरा समझने से पहले आपको मैं एक 3D आप देखिए 3D वीडियो देखें, उसमें किस प्रकार जो सो मेढक जो सो बाह्य निषेचन करता है। बाह्य निषेचन को समझिए। देखिए आप जो सो आपको मैं यहाँ उदाहरण नहीं बताऊंगा आप, लेकिन जो आप वीडियो आप देखें उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको कि आपने देखा कि एक मेढक जो सो दूसरे मेढक के ऊपर आकर क्या करता है, जो फीमेल मेढक होता है वह अंडाणु को रिलीज करती है, और जो मेल मेढक जो होता है वह जो सो शुक्राणु को रिलीज करता है। और दोनों जो सो ये देखिए ये क्रिया जो होता है ना, ये दोनों एक साथ ही होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि अगर जो फीमेल मेढक है वह जो सो अंडाणु को रिलीज कर दी, लेकिन जो नर मेढक है यानी कि जो मेल मेढक है वह जो सो नहीं कर पाया अपना शुक्राणु को रिलीज, तो क्या होगा, इस प्रकार जो सो उसके जो मादा मेढक के जो अंडाणु है वह जो सो खराब हो जाएंगे, और जो सो इस प्रकार से जो जनन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप देखें एक के ऊपर दोनों होके जो है सो क्या होता है, दोनों एक ही साथ जो है सो रिलीज करते हैं। नर मेढक जो सो अंडाणु रिलीज करती है, और मादा मेढक जो है सो क्या करता है, शुक्राणु रिलीज करता है, और इस प्रकार जो है सो वहाँ बच्चे यानी कि उसके जनन की प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और या जो सो बाह्य निषेचन होता है, ये मनुष्य या जो सो मेढक के शरीर के अंदर नहीं हुआ, ये सब शरीर के उनके बाहर हुआ, ये भी आपने देखा। और शरीर के बाहर होता है जिसके कारण से जैसे पानी में होना, कहीं और जगह पर होना, तो ये इसके हमेशा बाहर ही होता है। आपको मैं ये उदाहरण के अकॉर्डिंग में समझाया। अब जो सो मैं आपको यहाँ जो लिखा हुआ किताब में ये समझिए। देखिए
आपने देखा होगा मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से कैसे कैसे ढके होते हैं, और जो मेढक के अंडे जो होते हैं वो भी जो स्वयं ढके होते हैं कवच से, आप देख सकते हैं। और मादा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जैसे जेली की एक परत के साथ साथ जुड़े होते हैं, और जेली इस अंडों को सुरक्षा देते हैं। और जो मादा मेढक के अंडे जो होते हैं वह जो सो पूरा तरह से एक जेली के ऊपर ढका होता है और वह सुरक्षित होता है। अब आगे समझिए, मादा जैसे ही जल में अंडे देते हैं, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। देखिए आगे जिस प्रकार अभी मैं आपको वीडियो के अकॉर्डिंग बताया, सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है कि जो मादा मेढक जो होता है जैसे ही वहाँ अंडे को रिलीज करती है, वैसे जो नर मेढक जो होता है वह जो तुरंत ही जो सो अपने शुक्राणु को रिलीज कर देता है, और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल के इधर उधर तैरकर अंडाशयों में संपर्क में आते ही उससे निषेचन होता है और यही बाह्य निषेचन है। और यह मछली स्टार फिश जैसे जीव भी जो है सो बाह्य निषेचन करती है, लेकिन मनुष्य जो है सो बाह्य निषेचन नहीं करता है, गाय बाह्य निषेचन नहीं करता है, कुत्ता बिल्ली ये सब जो है सो बाह्य निषेचन नहीं करता है। लेकिन जो ये सब जो होते हैं अंडा देने वाला, ये जो है सो क्या करते हैं, ये बाह्य निषेचन कर लेते हैं, जैसे मेढक। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जितने भी स्तनधारी जीव है वो जो सो बाह्य निषेचन नहीं करते हैं, और जो स्तनधारी जीव नहीं है वह बाह्य निषेचन करते हैं। जैसे मेढक स्तनधारी नहीं है, इसी कारण से ये जो है सो बाह्य निषेचन कर रहा है। और जो है सो इंसान जो है सो और गाय है कुत्ता है, ये सब जो है सो क्या है, स्तनधारी जीव है, जिसके कारण से इसके शरीर के अंदर जो सो निषेचन होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निषेचन करते हैं, परंतु सारे अंडे का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो पानी में या कहीं किसी स्थान पर जो सो मेढक अपने अंडे को रिलीज करती है और अपने स्पर्म को रिलीज करता है नर मेढक और मादा मेढक, तो पूरा तरह से उनके जो सो जितने भी जो अंडे वह जो सो रिलीज करते हैं वह जो सो पूरा तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पानी में कुछ जीव होते हैं जो उन्हें भोजन के रूप में खा जाते हैं, और कुछ खराब हो भी जाता है, लेकिन कुछ उसमें से जो सो कुछ जो सो पूरा तरह से विकसित होकर वह जीव के रूप में बन जाते हैं। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए फिर आगे कहा जा रहा है, इन्हें भी जान लीजिए कि ये आखिर है क्या, तो इन्हें भी जानिए। देखिए प्रकनली शिशु क्या है कि प्रकनली शिशु का अर्थ होता है बाह्य निषेचन। ये समझिए, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो सो इसके बारे में मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा। प्रकनली शिशु की उत्पत्ति शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, जिसे संक्षेप में IVF कहा जाता है, के द्वारा इस निषेचन में शरीर के बाहर कृत्रिम प्रवेश में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडाशय में अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और स्त्री के अंडाशय में अंडाणु को निकालकर एक परत मध्य में शुक्राणु द्वारा इसका संलग्न कराया जाता है। देखिए समझिए क्या किया जाता है। जो प्रकनली शिशु जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो मनुष्य होते हैं, जो नर मनुष्य और मादा मनुष्य, इसमें क्या होता है कि नर से जो सो अंडाणु निकाल दिया जाता है और पुरुष से शुक्राणु निकाल दिया जाता है, और दोनों को जो सो क्या किया जाता है, एक प्रकनली में रखा जाता है, यानी कि पूरा तरह से उसे उसी तरह का टेम्परेचर, उसी तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है जिस प्रकार वह गर्म में होता है उसी प्रकार, और उससे जो सो बच्चे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और उसे ही जो सो प्रकनली शिशु कहते हैं। फिर आगे समझिए, इसके बाद सफल गर्भाधान को स्थापित कर लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, और युग्मक को महिला के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि उसमें महिला का भी जो सो किसी स्त्री का भी गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, या अगर उस प्रकार के उसे इन्वायरमेंट दिया जाए तो वहाँ भी उसे रखा जा सकता है और स्थानांतरित कर दिया जाता है, और यह पूर्ण विकास होता है, और यह शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व में प्रथम सफल प्रकनली शिशु लुई ब्राजन का जन्म 1978 में
1878 में हुआ और भारत के प्रथम प्रश्नली शिशु दुर्गा का जन्म विश्व के प्रथम प्रश्नली शिशु के जन्म 66 दिन के बाद में हुआ था। और इसको इसको प्रश्नली शिशु एक मिथ नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इन 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 वेक्टो शब्द लैटिन मूल का शब्द है जिसका अर्थ होता है कांच के भीतर होता है, जबकि शिशु का विकास प्रश्नली में नहीं होता है। ठीक है, जबकि शिशु का जो सो विकास प्रश्नली में नहीं, उसके माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, लेकिन उसे जो सो प्रश्नली शिशु रख दिया गया तो ऐसा बोला जाता है। फिर आगे समझिए, आइए जाने संलग्न के पश्चात निषेचन अंडे का क्या होता है। अब देखिए, भ्रूण का परिवर्धन, आपने कभी अनुमान लगाया कि किस प्रकार एक निषेचित अंडा से एक बड़ा जीव बन जाता है। एक निषेचित अंडा होता है और एक अंडा जैसे कि एक मनुष्य का ही समझिए तो उसे स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु से आपने कभी सोचा है कि कैसे एक जीव का निर्माण हो जाता है? यही जो सोचने वाली बात है। आपने जाना कि शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन में परिणामस्वरूप युग्मक बन जाता है और यह युग्मक वृद्धि कर भ्रूण में बदल जाता है। वास्तव में युग्मक लगातार विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाती है और ये कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तन हो जाता है और इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। देखिए समझिए, आपने देखा या आपने अभी मैं आपको बताया कि किस प्रकार जो है सो एक स्त्री के मादा और नर के अंडाणु और शुक्राणु को लिया जाता है, जिसके बाद जो है सो उससे क्या होता है, एक शिशु का निर्माण होता है और एक जीव का निर्माण होता है। तो क्या होता है, पहले जो वो मिलते हैं दोनों अंडाणु और शुक्राणु, उससे छोटे छोटे कोशिकाएं बनते हैं और फिर उन कोशिकाओं से ऊतक बनता है और उन्हीं ऊतकों से जो सो एक शरीर का निर्माण हो जाता है और एक इसी प्रकार एक जीव का भी जो सो निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के अंदर कार्य होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं और उन्हें हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन यही सब कार्य होते हैं। ठीक है, मैं आपको यही सब बातों समझा सकता हूँ। अब फिर आगे देखिए, अपना ये सब डायग्राम को, चित्र को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब जो सो 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि क्या है कि नहीं। देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ कहा जा रहा है गर्भाशय जो स्त्री का होता है, जो मादा जनन तंत्र का होता है, ये गर्भाशय, युग्मदन और फिर यहाँ अंडाशय, रोपित भ्रूण, अंडकाश, अंगग्रथित, उसके बाद गर्भाशय भित्ति, उसके बाद विकसित होकर भ्रूण जब बन जाता है तब। अब देखिए आगे गर्भ का निर्माण। गर्भाशय में भ्रूण नियंत्रण विकसित होता रहता है और धीरे धीरे इसमें विभिन्नताएं शरीर का अंग, पैर, हाथ, आँख, ये सब जो सो विकसित होते रहता है और ये सब विकसित होते होते जो सो पूरा तरह से एक शरीर बन जाता है और होते रहता है। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शरीर भागों का पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो सो धीरे धीरे जो सो जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है तब जो सो कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग बनते हैं, तो धीरे धीरे जो सो उसमें हाथ आना, पैर आना, इस प्रकार से आँख बनते चला जाता है, इसमें बनते चला जाता है। फिर आगे देखिए कहा जा रहा है, अब आइए मुर्गी के निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन को समझिए कि मुर्गी में किस प्रकार जो सो निषेचन होता है, ये समझिए। देखिए, मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मजन लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ जाता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ाई जाती है और यह कवच कठोर बन जाता है, तो मुर्गी इस अंडे को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। कहने का अर्थ ये है कि जब मुर्गी के शरीर में निषेचन होता है तो जो सो उसमें इस प्रकार निषेचन होता है कि उसके शरीर जो निषेचन अंडा जो होता है उसमें कठोर परत जम जाती है और वह कठोर परत जमने के बाद उसे शरीर से बाहर जो सो कर देती है और वह 3-4 सप्ताह के बाद जो सो चूजा बनने लायक उसमें चूजा बन जाता है और लगभग 3 सप्ताह के
समय लगता है और अपने मुर्गी के अंडे को ऊपर बैठती रहती है। और इस अवधि में अंडे का चूजे को पूर्ण विकसित हो जाता है और पूर्ण विकसित होने पर कवच टूट जाता है और चूजे बाहर निकल जाता है और इस प्रकार एक जीव का निर्माण हो जाता है। फिर आगे समझिए कायांतरण क्या समझते हैं। शिशु के वयस्क होने की प्रक्रिया। आप अपने आसपास के वृक्षों के पत्ते पर के पत्तों पर कीट के अंडे बच्चे इल्ली इत्यादि को ध्यान से देखा होगा। आप देखेंगे कि कुछ जंतु के नवजात शिशु वयस्क से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। और रेशम कीट के जीवन चक्र को याद कीजिए। इस प्रकार अपने घर के आसपास के जलाशय में मेढक के अंडे को वयस्क बनने की विभिन्न अवस्था को देखने का प्रयास कीजिए। यानी कि ये सब जो सो आप देखने का एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। आप वहाँ से क्या समझते हैं, क्या देख के नहीं समझते हैं, ये आप बताइए। अब आगे कहा जा रहा है मेढक का जीवन चक्र, कि मेढक का जीवन चक्र किस प्रकार चलता है, ये आप समझिए। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, एक मेढक है और ये मेढक जो सो अंडे को रिलीज करता है और अंडा को रिलीज करते ही देखिए क्या होता है, अम्ब्राली टेलपोड, यानी कि बहुत सारे टेलपोड इस प्रकार के संरचना ले लेते हैं। उसके बाद फिर देखिए यही जो है सो इस प्रकार हो जाता है और इस प्रकार होने के बाद फिर यही इतना बड़ा इसका सेट हो जाता है, फिर मेढक बन जाता है और फिर वह जो सो जनन करने के लायक हो जाता है। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें जो सो आप देखेंगे कि जो सो मेढक के अंडे किस प्रकार होते हैं। तो देखिए वीडियो को, देखिए। आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद यहाँ देखिए कहा जा रहा है क्या या मछली की तरह दिखाई देने वाला टेलपोड, यानी कि मेढक के छोटे बच्चे को टेलपोड कहा जाता है। टेलपोड की विकसित होकर मेढक बन जाएगी। हाँ, या वयस्क के लक्षण इसमें भिन्न होते हैं। विशेष परिवर्तनों के साथ टेलपोड शिशु मेढक का वयस्क मेढक बन जाना कायांतरण कहलाता है। यानी कि देखिए छोटे से बड़ा हो जाना, यानी कि एक मेढक का जो सो छोटे से बड़ा हो जाना क्या कहलाता है, काया अंतरण कहलाता है। यानी कि इसी प्रक्रिया को जो सो काया अंतरण कहते हैं। बड़ा हो जाना, शिशु से बड़ा हो जाना, यानी कि छोटा से बड़ा हो जाना, यही जो सो कायांतरण कहलाता है। मनुष्य में भी वयस्क होने पर बदलाव होती है, सही बात है, परंतु हम इस बदलाव को कायांतरण नहीं कहेंगे। लेकिन मनुष्य में जो इस प्रकार की बदलाव होती है इसे हम कायांतरण नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। बच्चे तथा वयस्क की शारीरिक संरचना में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन मेढक में शारीरिक संरचना में बहुत ही अंतर हो जाता है। आप मेढक को देखेंगे तो जिस प्रकार अंडे में अभी आपने देखा तो वहाँ उस प्रकार वो मछली की तरह लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह बड़ा हो जाता है पूरा तरह से विकसित, तो वह एक मेढक का रूप ले लेता है। अब फिर आगे समझिए क्लोरन क्या है। क्लोरन क्या है, किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव नर या मादा से विकसित करने की प्रक्रिया क्लोरिन कहलाता है। पहले समझिए, किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव नर या मादा से विकसित करने की प्रक्रिया को
क्लोनिंग कहलाता है। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जीव है, अगर उसे मादा से या नर से जो है सो एक ही चीज़ से, जैसे टेस्ट ट्यूब वाला आपने देखा ना, तो उसी से जैसे देखिए इसमें भी जो है सो निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि किसी मनुष्य है, उससे जो है सो पुरुष से शुक्राणु ले लिया जाता है और वह जो सो स्त्री के शरीर में उसे डाल दिया जाता है योनि के माध्यम से, तो उसके अंडाणु में, तो उसके शरीर में जो सो निषेचन भी नहीं हुआ और उससे जो सो यानी कि बच्चे का निर्माण हो गया। तो क्या कहलाता है, इसी विधि को जो सो क्लोनिंग करते हैं, ये यही समझिएगा। फिर एवं बनने वाले जीव का उसका भाग जो सो क्लोन कहलाता है। और ये क्लोन जीव या ये क्लोन जिस जीव की कोशिका से तैयार किया जाता है उनके बिल्कुल समान गुण वाले होते हैं। सही बात है, अगर मनुष्य का है तो मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य की तरह तो उसका नेचर रहेगा। फिर सर्वप्रथम भेड़ का क्लोनिंग याचन विलामट और उनके सहयोगी में 5 जुलाई 1996 को बनाया गया था और इनका नाम जो सो डाली रखा गया। और ये भेड़ के जो सो क्लोन है, यानी कि भेड़ जो सो कृत्रिम रूप से इसे पैदा किया गया भेड़ है, इसे ही क्लोन कहा गया, यानी कि कृत्रिम रूप से ये भेड़ को पैदा किया गया है। अब फिर आगे समझिए, कुछ हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो मुख्य बातें होते हैं, इम्पोर्टेंट बातें होते हैं, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण बनाए रखने में सहायता रखता है। अगर आपको जनन की परिभाषा पूछा जाएगा तो आप यही उदाहरण दीजिएगा। उस समय तो भी आपको मैं पहले रफ लैंग्वेज में बताया था, लेकिन ये परिभाषा यही है कि जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण बनाए रखने में सहायता करता है, उसे ही जनन करते हैं। फिर आगे देखिए, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुग जंतु कहते हैं, परंतु जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म ना देते हैं उसे अंड प्रजनक कहते हैं। जंतु में फिर आगे कह रहा है, जंतुओं में जनन 2 प्रकार की होती है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है, फिर आगे मुकुलन और विखंडन अलैंगिक जनन है, मुकुलन और विखंडन जो है सो क्या है, अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में अब देखिए ये क्या थे, लैंगिक जनन थे, कौन मुकुलन और विखंडन जो सो अलैंगिक जनन थे। लेकिन लैंगिक जनन में अंडाणु एवं शुक्राणु निषेचन होकर युग्मक बनते हैं और इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। निषेचन भी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। फिर आगे कहा जा रहा है निषेचित अंडा युग्मक लगातार विभाजित होने के बाद भ्रूण के रूप में परिवर्तन होते रहता है और यह भ्रूण बाद में गर्भ तथा अंततः पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। और रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के शिशु को विकसित होने की प्रक्रिया को कायातंत्रण कहते हैं। और इस प्रकार यह अध्याय जो सो पूरा तरह से समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप जो सो इस वीडियो से जिस प्रकार सीख लें उसी प्रकार से आपको दोस्त भी सीख लें, कुछ इससे समझे और कुछ नॉलेज प्राप्त करें। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।